नमस्कार साथियों, मैं गोविंद मालवीय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ साथी जो नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं, हम भारत के इतिहास का एक एक बारीकी के साथ में अध्ययन कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता पाषाण काल से शुरू की थी और पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक काल, फिर जो है मौर्य काल। हमने बहुत कुछ चर्चा कर रखी है। लगभग इस सीरीज के अंदर हमने करीब 40 के आसपास वीडियोस क्रिएट किए हैं। एक एक बारीकी देख रहे हैं हम और पूरा का पूरा इतिहास देख रहे हैं भारत का, जो आपका हर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट है। हालांकि वॉइस, आई नो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वॉइस को लेकर थोड़ी दिक्कत है, तो थोड़ा संसाधनों का भी अभाव है, इस वजह से भी थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं और मोबाइल रिकॉर्डिंग में तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत फेस करनी पड़ेगी। लेकिन क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। इससे बेहतर सीरीज आपको पूरे इस प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं। जिन साथियों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, बेहतर समझने के लिए वो पुराने वीडियो पहले देखें तो अच्छा रहेगा। लेकिन कोई बात नहीं, इस वीडियो के ज़रिए इस वीडियो से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे गुप्तोत्तर काल के बारे में। गुप्तोत्तर काल, पोस्ट गुप्तास पीरियड। जो मोटे तौर पर करीब मेरे अकॉर्डिंग 555 ईस्वी से इसको 647 ईस्वी के मध्य मान सकते हैं आप। लेकिन अगर मानना चाहो तो करीब 500 ईस्वी से भी मान सकते हैं, क्योंकि बाद वाले गुप्त शासक जो है वह इतने भी ताकतवर नहीं थे, कमजोर ही थे। तो एक बार मैप के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं कि गुप्तोत्तर काल में भारत की स्थिति किस प्रकार से और कैसे थी। देखिए, इस अखंड आर्यावर्त के अंतर्गत अगर मैं राज्यों की बात करूं गुप्तोत्तर काल में, तो एक राज्य था, इस वाले उत्तराखंड और दिल्ली से सटा हुआ एक राज्य था यहां पर। ठीक है, ये राज्य था कश्मीर क्षेत्र में। जिसमें 3 वंश थे, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहर वंश। ये 3 वंशों का शासन था और इसमें शक्तिशाली सम्राट गजादित्य, मुक्तापीड़, ललितादित्य, तारापीड़ जैसे शासक हुए हैं। ठीक है, एक राज्य था इस वाले बेल्ट में, जो आपका बेल्ट है, जिसमें वर्तमान उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा क्षेत्र में। और यहां पर एक वंश था जिसका नाम था पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश की राजधानी थी स्थानेश्वर, वर्तमान हरियाणा में। इसके जस्ट निकट यूपी वाले इस बेल्ट में, यूपी और बिहार से सटा हुआ एक और वंश था जिसका नाम था और वो वंश था मुखरी वंश। राजधानी थी इनकी कन्नौज।
यहां पर बंगाल क्षेत्र में एक वंश था जिसका नाम था गोंड वंश, और बाद में यहां पर एक और वंश आया, सेन वंश। राजधानी थी प्रारंभ में इनकी उदयंतपुरी। इसके अलावा गुजरात बेल्ट में यहां पर एक वंश था जिसका नाम था वह था मैत्रक वंश। राजधानी थी मैत्रकों की, वह थी वल्लभी, जिसे राइट नाउ पाटन कहा जाता है। अगर दक्कन भारत की बात करें तो नीचे वाले एरिया के अंदर दो चालुक्य शाखा थी। एक वर्तमान मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा और महाराष्ट्र का नॉर्थ हिस्सा, और यहां पर था चालुक्य वंश, जिन्हें पश्चिमी चालुक्य भी कहते हैं। राजधानी थी इनकी वातापी, और बाद में राजधानी बनाई थी बादामी। ये थे पूर्वी चालुक्य। वर्तमान उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये वंश था यहां पर पूर्वी चालुक्य। राजधानी थी इनकी वेंगी। ठीक है। अगर बात करें दक्षिण भारत की तो यहां पर एक वंश था, वह था आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, वह था चोल वंश। चोल वंश की प्रारंभिक जो राजधानी थी वह थी उरैयूर, और बाद में बनाई थी महाबलीपुरम, और उसके बाद में गंगईकोंडचोलपुरम। इस वाली बेल्ट के अंदर एक और वंश था जिसका नाम था, वर्तमान कर्नाटक क्षेत्र में, वह था पल्लव वंश। राजधानी थी कांचीपुरम, और दक्कन में था इस वाली बेल्ट में पांड्य वंश, और पांड्यों की राजधानी थी, वह थी मदुरई। तो दोस्तों, इस तरह से भारत अलग अलग वंशों में बट गया था गुप्तोत्तर काल में, जो ये मुख्य वंश है जो मैंने आपके सामने चर्चा की है। ठीक है। और इसी समय भारत में अरब आक्रमणों का सिलसिला भी आरंभ हो चुका था। ठीक है। अरब आक्रमणों का सिलसिला तो नहीं कह सकते, लेकिन ये मान सकते हैं कि इस काल के अंदर वह विदेशियों की नज़र भारत पर पड़ने लगी थी। अरब में इस्लाम का उदय भी हो रहा था इसी समय, और ये सारे वंश भी आपस में अब उलझना शुरू करेंगे। दक्कन भारत के इतिहास की बात करें
तो दक्कन भारत के इतिहास में आपने बहुत सारे वंशों का नाम सुना होगा, जैसे पांड्य वंश जो मदुराई के थे। देखिए ये मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि यह आपके अक्सर मिलान करने से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। एक और वंश दे देते हैं, दूसरी और राजधानियाँ दे देते हैं, तो आपको आपस में मिलाना होता है। तो दोस्तों आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने फ्लो चार्ट आपके लिए बनाया है, ठीक है। और राजधानियाँ विशेष तौर से याद रखें वंशों के साथ, ठीक है। और यहीं से हम भारत के इतिहास की बारीकियां उठाने का प्रयत्न करेंगे। चलिए देखिए, इन सारे वंशों में हम सबसे पहले उत्तर भारत की चर्चा कर लेते हैं। उत्तर भारत में एक वंश मैंने अभी अभी बताया था जिसका नाम है पुष्यभूति वंश। इस पुष्यभूति वंश की राजधानी थी स्थानेश्वर। इस वंश का दूसरा नाम वर्धन वंश भी है। जी हां, आप सही पकड़ रहे हो, इसी वंश से हर्ष आएगा, हर्षवर्धन आएगा। देखिए पुष्यभूति वंश क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि पहला सम्राट ही इनका पुष्यभूति था। पुष्यभूति के बाद में वह था नरवर्धन, नरवर्धन के बाद में राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन के बाद में आदित्यवर्धन, आदित्यवर्धन के बाद प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन। पहले एक आ चुका है इसलिए द्वितीय, और एक बहन थी राज्यश्री, और एक छोटा भाई था जिसका नाम था हर्षवर्धन। इस तरह से वंशावली है इनकी। यहां पर कुछ भी आपको विशेष ध्यान नहीं रखना है। एक चीज ध्यान रखनी है, इस वंश का संस्थापक, पहला शासक, बाद में बीच वाले शासकों को याद रखने की जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा याद रखना है, इसको भी थोड़ा सा, और मुख्य तौर पे इसको याद रखना है, ठीक है। यानी बीच वाले अगर मैं आपके लिए मिटा के आपका थोड़ा लोड हल्का भी कर लूं तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वंशक्रम है, ठीक। देखिए अभी अभी मैंने चर्चा की थी कि इनके पड़ोस में एक और वंश था जिसका नाम था मोखरी वंश, और यहां पड़ोस में था गोंड वंश, ठीक है। और ये था वर्धन वंश, ओके। वर्धन वंश के बारे में हम पूरी डिटेल हर्षवर्धन की पढ़ेंगे, और इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज जो वर्धन साम्राज्य के बारे में एक्स्ट्रा आपको पूछी जा सकती है हर्षवर्धन के अतिरिक्त, वो पूछी जा सकती है संस्थापक शासक, दूसरा राजधानी, और इस वंश को और किस नाम से जाना जाता है। एक चीज और याद रखना है, देखिए वर्धन सम्राट जितने भी हुए हैं उनकी पटरानियां सिंहासन पर बैठती थी साथ में, मतलब यह भी एक स्त्री प्रधान या नारी प्रधान या मात्र सत्तात्मक वंश था। तो सबसे पहले मात्र सत्तात्मक वंश जो है, मात्र सत्तात्मक सत्ता जो है सिंधु घाटी सभ्यता में, उसके बाद में पुरुषी चल रहे थे। और एक और वंश बताया था मैंने दक्कन में मौर्योत्तर काल में, याद रखना, सातवाहन, वो भी मात्र प्रधान समाज था।
और ये तीसरा समाज है जो मातृ प्रधान समाज है, वो है वर्धन साम्राज्य। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन। ठीक है, देखिए वर्धन वंश का सम्राट बना राज्यवर्धन। राज्यवर्धन ने अपनी बहन राज्यश्री यानी हर्ष की बड़ी बहन राज्यश्री का विवाह करवाया था गृहवर्मन, जो कि मोखरी शासक था। और मोखरी कन्नौज पड़ोस के राजा को अपनी बहन ब्याई थी। किसने? राज्यवर्धन ने अपनी बहन। और हर्ष तो उस समय राज्यश्री से छोटा था। ठीक है, इसके पड़ोस में एक और शासक था जिसका नाम था शशांक, जो कि गौंड शासक था। इस शशांक ने क्या किया? गौंड शासक ने राज्यवर्धन को, कहाँ के सम्राट है? वर्धन साम्राज्य स्थानेश्वर के। ठीक है, और राज्यश्री के पति गृहवर्मन यानी पड़ोस के दोनों राजाओं को, जीजा साला को, ये जीजा और ये साले साहब, इन दोनों को गौंड शासक शशांक ने अपनी राजधानी में बुलाया और बुला के दोनों की हत्या कर दी। यानी राज्यवर्धन को मार दिया और गृहवर्मन को भी मार दिया। किसने? शशांक ने। अब मुझे बताइए, सोचिए कि वर्धन साम्राज्य की रक्षा का भार किसके ऊपर आया? हर्षवर्धन पे। नेक्स्ट सम्राट यही बनेगा। और मोखरी साम्राज्य की रक्षा का भार किसके ऊपर आया? हर्षवर्धन पे। इस तरह से हर्षवर्धन दोनों वंशों का एक संयुक्त सम्राट बन गए। ठीक है, क्या हर्षवर्धन अपनी बहन के पति यानी अपने जीजा और अपने भाई की हत्या का बदला शशांक से लेंगे? बिल्कुल लेंगे जी। और लेंगे, और अगर इस कंडीशन में शशांक को हर्ष मार देते हैं तो पूरे उत्तर भारत का स्वामी कौन हुआ? हर्षवर्धन। इस तरह से हर्षवर्धन पूरे उत्तर भारत के स्वामी बन चुके थे। और हर्ष ने अपनी राजधानी जो है वह स्थानेश्वर से कन्नौज ट्रांसफर की। यानी हर्ष से पूर्व वर्धन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? स्थानेश्वर। और इस तरह से हर्ष पूरे उत्तर भारत के सम्राट बने। ये अंतिम सम्राट हैं। वैसे इन्होंने कोई बड़े युद्ध नहीं लड़े हैं। देखना नाम के पीछे क्या लगता है? वर्धन। और भारतीय इतिहास में वर्धन शब्द से दो ही सम्राट आते हैं, एक हर्षवर्धन और एक अशोक वर्धन। वर्धन अर्थात जनता का कल्याण चाहने वाले, और दोनों शासक जो हैं वह बौद्ध धर्म को मानते हैं, यानी शांति के पोषक है। इस तरह से आप हर्ष को दूसरा अशोक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हर्ष के शासनकाल में कोई युद्ध नहीं है, सिर्फ शांति की बातें हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है। ठीक है, और इनके अलावा साहित्य, कला, संस्कृति, वो वाली बातें अधिक हैं। तो वो सारी चीज़ें हम हर्षवर्धन के स्पेशल टॉपिक अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए प्राचीन काल में थोड़ी समस्याएं होती हैं, इसलिए मैं स्लोली आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करना ही करना है, अगर हौसला अफजाई करनी है तो लाइक भी करना है, कंफ्यूजन हो कमेंट भी करना है, प्रशंसा करनी है तो कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।